Hello, my dear student. Welcome to the sixth lecture from CBSE class 11 chemistry from the series of atomic structure. तो चलिए start करते हैं आज का सेशन with the quick review from the previous lecture. तो quick review में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है hot and black body. इसके बाद इस लेक्चर का टॉपिक होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, that is Bohr atomic model. So let's start with the quick review with the question which is very important. How is color of a body is perceived? अगर आपके सामने ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और मैंने लाइट को ऑफ कर दिया, क्या आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा नो। अब मैं इस पर लाइट डालती हूँ, अब आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरता है उस लाइट के साथ ऑब्जेक्ट तीन काम करता है। पहला काम जो करता है, उस लाइट में से कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी। देखिए मैं इस पे क्या डाल रही हूँ, व्हाइट लाइट। सो व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर एंड व्हाइट लाइट इज आल्सो नोन एज एनर्जी। इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इस रेडिएशन के जो एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी को ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब, कुछ को अपने थ्रू आर पार भेज देता है, ट्रांसमिट थ्रू करता है, और कुछ को वो रिफ्लेक्ट करता है। अब जिस को वो रिफ्लेक्ट करेगा, अगर उसका लैम्डा हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में है तो हमें वो कलर दिखेगा। यानी ये जो आपको टर्किश इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कौन सा कलर कर रहा है, टर्किश कलर का लैम्डा, इसी वजह से हमें इसका कलर दिखता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर हाउ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट इट्स कलर, कैसे हमें ऑब्जेक्ट का कलर दिखता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपका हेडिंग है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। काफी लंबा आपका हेडिंग है। एक्चुअल इसका मतलब है हमें रेडिएशन थ्रू हॉट बॉडी समझना है। रेडिएशन इन हॉट बॉडी। मान लीजिए आपने एक चम्मच को गर्म किया गैस पे, कुछ देर गर्म होने के बाद क्या होता है, वो लाल हो जाता है। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को देखिए, मैंने बर्नर में हीट स्टार्ट किया, बर्न किया बर्नर को, तो वो हीट जैसे सप्लाई करने लगा, ये ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो गया। जैसे कि आपका चम्मच का कलर कुछ देर बाद चेंज हो जाता है। तब यहाँ पे सवाल आता है ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे तो कोई लाइट नहीं गिरी कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ और ट्रांसमिट कर रहा है, और जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से कलर आ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो एनर्जी दे रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, और हीट करने पे कलर क्यों चेंज हुआ? तो इस सवाल का जवाब हमें देखना है। इसके लिए अगर हम वेव थ्योरी के हिसाब से चले, वेव थ्योरी क्या कहता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो हीट की इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो फिर एनर्जी बढ़ेगी, राइट? जितनी हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं उतनी कलर की इंटेंसिटी, ऑब्जेक्ट जो रेडिएट कर रहा है वो वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो मेरा कलर एमिट होगा वो सेम कलर का होना चाहिए, सिर्फ उसमें क्या फर्क होना चाहिए, क्या हो सकता है, वो है उसके शेड। मान लीजिए ये एमिट कर रहा है रेड कलर, हो सकता है ये डार्क रेड एमिट करे या फिर लाइट रेड कलर का लैम्डा एमिट करे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार रेड एमिट करे, फिर ब्लू एमिट करे, फिर ग्रीन एमिट करे। अलग अलग कलर के लैम्डा एमिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी डिपेंड करता है केवल इंटेंसिटी पे, ना कि लैम्डा पे, ना ही फ्रीक्वेंसी पे। अगर इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है तो कलर क्यों आएगा? Why the color will be shown when a body is heated? तो यहाँ पे ये सवाल का जवाब वेव थ्योरी नहीं दे पाया। तो इसका जवाब कहाँ से हमें मिलता है? इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम इसको पार्टिकल नेचर की नजर पे देखेंगे। तो चलिए इसको मैं अब समझाती हूँ, पार्टिकल नेचर कैसे इसको प्रूव करता है। वही टॉपिक है, फिर से बॉडी को हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अब कलर चेंज करने लगा। अलग अलग कलर के लैम्डा, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज, कभी येलो, तो अलग अलग कलर के दिखा रहा है। इसके मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आयरन को अगर हीट करते हैं तो शुरू में इसका कलर आता है येलो या फिर येलोइश रेड, फिर आता है रेड, और भी ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे
लोहा बन जाता है ब्लू कलर का, वो एमिट करने लगता है ब्लू कलर। तो यहाँ पे ये देखिए कलर की डिसकंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पे एनर्जी डिपेंड नहीं कर रहा है इंटेंसिटी पे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेरा कलर चेंज हो रहा है, यानी कि एनर्जी डिपेंड कर रहा है डेफिनेटली ऑन लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसके लिए इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए तो आपका पूरा पिक्चर इसमें क्लियर हो जाएगा। ये रही इंटेंसिटी और ये रहा मेरा लैम्डा। इंटेंसिटी देखिए जब कम है तब मेरा लैम्डा है, यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, देखिए लैम्डा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम है और वो पॉइंट कौन सा है, ब्लू कलर। कब, जब मेरा टेम्परेचर नियरली इट विल बी 7000 केल्विन। 7000 केल्विन यानी मेरे एनर्जी में कितनी दे रही हूँ, 7000 केल्विन। तब मेरे कौन सा लैम्डा मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है, ब्लू। तो इसको मैं बोलूंगी लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब ये कतई नहीं है कि ये लैम्डा सबसे बड़ा है, यानी कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ लैम्डा किस रेडिएशन की निकल रही है, ब्लू कलर्ड रेडिएशन की ज्यादा लैम्डा निकल रही है। सो द लैम्डा मैक्स मीन्स काउंट ऑफ लैम्डा, काउंट संख्या, इट्स अ काउंट, इट्स नॉट द लेंथ। अब देखिए टेम्परेचर को थोड़ा और घटाते हैं तो पीक चेंज होके आ जाता है यहाँ पे, ये इस दिस इज समवेयर नियर ग्रीन, राइट, देखिए लग रहा है ग्रीन कलर के आसपास आ रहा है। फिर टेम्परेचर को रिड्यूस किया, देखिए जो पीक आ रहा है वो येलो पे। इस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपका लैम्डा मैक्स क्या होगा। एनर्जी जितनी बढ़ेगी वेवलेंथ की जो संख्या है वो वैरी करेगा और उसी संख्या के हिसाब से हम बोलेंगे अगर उसकी संख्या ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ उस पर्टिकुलर रेडिएशन की ज्यादा निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यूअस है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। और एनर्जी लैम्डा पे डिपेंड करती थी, प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी याद कीजिए, प्लैंक्स मैक्स प्लैंक की थ्योरी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, C बाय लैम्डा। तो एनर्जी जितनी इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ उतनी घट रही है। अब देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ याद कीजिए कहां से कहां होता था, 450 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। 450 नैनोमीटर किसका होता था, ब्लू। इसके बाद ही आ जाता था अल्ट्रा वायलेट और इससे पहले होता था इंफ्रारेड, यानी यहाँ पे शुरू होते ही रेड और इस तरफ ब्लू। तो ब्लू का वेवलेंथ काफी कम है और उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें लैम्डा के साथ एनर्जी का रिलेशन मिल रहा है, ना कि इंटेंसिटी के साथ। तो ये थी मेरी हॉट बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट। अब इसी का यूज करके हमें समझना है ब्लैक बॉडी का। So when body is heated, it emits all type of possible wavelength. जब बॉडी को हीट किया जाता है ये सारे वेवलेंथ को एमिट करता है, उसमें से जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एमिट करेगा वही कलर हमें दिखेगा। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको समझाया ऑब्जेक्ट का कलर कब दिखता है, जब उस पे गिरने वाले रेडिएशन का पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि कुछ को तो वो ट्रांसमिट कर देगा और कुछ को वो एब्जॉर्ब कर देगा। जिस रेडिएशन के पर्टिकुलर लैम्डा को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वही हमें दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉट बॉडी रेडिएशन, राइट। अब इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं हम समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो बहुत ही आसान है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ जाते हैं इस पे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी आपको वही कंसेप्ट है, पहले बॉडी को हीट किया तो वो हीट करने के बाद क्या करता है, वो जितने भी पॉसिबल रेडिएशन है सबको एक एक करके एमिट करने लगता है। अब ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी एक्चुअली आइडियल है। जितने भी हॉट बॉडीज है उसमें से ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल बॉडी है जो क्या करती है, सारे रेडिएशंस को एमिट या फिर एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली करेगी। जो भी अगर ये एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशंस को, जब इसमें व्हाइट लाइट गिर रही है तो सारे रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, ये एक ट्रैप है, इसमें से लाइट अंदर आई, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो उस हिसाब से ये अंदर ही अंदर घूमते रह जाएगी और बाहर निकल नहीं पाएगी। इसका मतलब कि लाइट जैसे ही उसके अंदर आए उसने सबके सबको एब्जॉर्ब कर लिया, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। जबकि मैंने आपको शुरू में जो बताया था कि बॉडी पे जब लाइट गिरती है या तो दो तीन चीजें होती है, ट्रांसमिट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ एब्जॉर्ब। अब उसी बॉडी को जब हम हीट करेंगे तब ये क्या करेगा, एमिट करेगा सारे रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, और वो भी यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब सारे लैम्डा बराबर बराबर होंगे, किसी का भी वेवलेंथ ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि हम अगर रेड लाइट के रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं तो उसका भी वेवलेंथ जितना होगा उतना ही ब्लू का होगा, उतना ही येलो का होगा, सबका यूनिफॉर्म होगा। सो दिस इज द आइडियल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आइडियल चीजें क्या होती है, हाइपोथेटिकल होती है। तो इसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इस हाइपोथेटिकल को आइडियल मान के हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किसको देखते हैं, हॉट बॉडी रेडिएशन। और ये वाला कंसेप्ट यूज होते हैं मेनली जो स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में बहुत दूर दूर तक, उनके टेम्परेचर को, क्योंकि थर्मामीटर ले जाके तो उनके टेम्परेचर को मेजर हम कर नहीं सकते। फिर पता कैसे चलेगा कौन सा स्टार कितना गर्म है। अगर किसी स्टार का कलर, इफ किसी स्टार का कलर ब्लू आ रहा है और किसी स्टार का कलर रेड आ रहा है, यानी कि स्टार 1 इज मोर हॉटर देन स्टार 2। स्टार 1 इज मोर हॉटर देन स्टार 2 क्योंकि इसका कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू। वेवलेंथ कम है, लैम्डा कम है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा क्विक रिव्यू वाला टॉपिक कवर। तो यही चीज आपको इस ग्राफ के जरिए भी बताया गई है जो आपके एनसीईआरटी में भी है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे देखिए पीक चेंज हो रहा है और पीक के साथ हमारा कलर भी चेंज होता है, और ये पीक बताता है कौन सा लैम्डा ज्यादा निकल रहा है, काउंट ऑफ लैम्डा। Bohr atomic model. Bohr atomic model is the topic of this lecture. इसमें क्या पढ़ना है, पोस्टुलेट्स क्या क्या है। बोहर ने जो स्टडी की थी, एक्चुअली बोहर की स्टडी बेस्ड है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, और उन्होंने जिस प्रॉब्लम पे फोकस किया था वो था हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे उन्होंने पूरा फोकस किया था, और उसी का वो रीजन ढूंढ रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फेनोमेना अभी समझा रही हूँ। बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगी कि वो क्यों हुआ, क्योंकि बोहर से पहले आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो बोहर एटॉमिक मॉडल तभी मिला जब उन्होंने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझ लिया था, उसी के बेस पे उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे। तो पहला पोस्टुलेट दिया था कि न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम। भाई ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था, न्यूक्लियस टर्म को कॉइन करने वाले कौन थे, रदरफोर्ड। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं थी। रदरफोर्ड ने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस बीच में रहता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे जैसे कि हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। The circular path around the nucleus has a fixed distance or radius or energy. This is called orbit. ये एक इंपॉर्टेंट बात कही थी। ऑर्बिट के बारे में तो रदरफोर्ड ने कहा था कि देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पाथ है, इस पाथ पे कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस। इस पे ध्यान दीजिए, फिक्स्ड डिस्टेंस और रेडियस एंड एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियस से हर ऑर्बिट की जो दूरी है वो फिक्स्ड है, उससे ज्यादा न तो कम दूरी पे वो ऑर्बिट हो सकता है। ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से फिक्स है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, एनर्जी, यानी कि ऑर्बिट के पास एनर्जी है और वो एनर्जी भी फिक्स है। ठीक है, इसको उन्होंने कहा ऑर्बिट्स। While revolving around the nucleus, energy of the electron don't change because energy of each orbit is fixed. यहाँ पे आया ट्विस्ट। मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती थी, भाई इलेक्ट्रॉन के अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो दोनों चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी के रेस्पेक्ट पे अगर दूसरा चार्ज बॉडी चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, वो रेडिएशन के फॉर्म में अपनी एनर्जी को एमिट करेगा और घूमते घूमते न्यूक्लियस पे आके गिरेगा। ऐसा ही कहा था उन्होंने। लेकिन यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ही नहीं दी, एनर्जी किसको दी गई है, ऑर्बिट को।
ऑर्बिट की एनर्जी है और वो भी फिक्स है, तो किसी हालत में वो कम नहीं होने वाली है, तो फिर न्यूक्लियस पे गिरने का कोई बात ही नहीं आता है। यानी पूरी तरीके से मैक्सवेल को उन्होंने हटा दिया। मैक्सवेल की थ्योरी यहाँ पे कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि कोई चार्ज बॉडी घूम नहीं रहा है। यहाँ पे पाथ के पास एनर्जी है और वो भी फिक्स है, इसलिए इनको कहा जाता है ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स या फिर स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी मतलब जो कि फिक्स है, फिक्स स्टेट में है। हर ऑर्बिट की एनर्जी, माइंडेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हर ऑर्बिट की एनर्जी होती है और वो एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं होती है। So while revolving around the nucleus, energy of the electron don't change. भाई इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी नहीं है, तो चेंज कहाँ से होगा? अगर आपके पास कुछ होगा तभी तो वो कम या फिर ज्यादा होगा। अगर नहीं है, इफ यू आर जीरो, तो नेगेटिव में जाने की तो बात यहाँ हो नहीं रही है। तो इंक्रीज भी नहीं, डिक्रीज भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी किसके पास है? ऑर्बिट के पास है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, if electron while revolving around the nucleus absorbs some energy, it will move to higher level. देखो अभी हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी किसके पास है? ऑर्बिट के पास है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक तो सुख शांति है, कोई अशांति नहीं है। लेकिन मान लो बाहर से कोई एनर्जी आई और वो एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर लिया। भाई इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई एनर्जी नहीं, उसकी तो कंगाली चल रही है। फ्री में अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है, वो क्यों छोड़ दे भला? राइट? सबको एनर्जी चाहिए होती है। केमिस्ट्री के वर्ल्ड में एनर्जी ही सबसे बड़ी चीज होती है, जिसकी वजह से सारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल चीजें, केमिकल रिएक्टिविटी सब कुछ होता है। तो एनर्जी मिल रही है, करेंसी मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन तो खुश हो जाएगा। तो वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही एब्जॉर्ब कर ली तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑर्बिट के बराबर अब नहीं रही। और ऑर्बिट में अगर तुमको घूमना है तो ऑर्बिट का पहला कंडीशन क्या है कि आपको ना तो एनर्जी लूज करना है, ना तो एनर्जी एमिट करना है। ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर आप होने चाहिए। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके पास जो एनर्जी है वो ऑर्बिट से ज्यादा हो गया। अब ऑर्बिट क्या करेगा? उसको निकाल देगा। ठीक है, निकाल के कहाँ भेजेगा? निकाल के इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में भागेगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी अभी जो उसने ऑब्जर्व की ना, एब्जॉर्ब जो की एनर्जी उसके बराबर है। मान लीजिए ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है जब ऑर्बिट पे घूम रही है तब इसके पास कोई एनर्जी नहीं था, जो था ऑर्बिट के पास था। अब ये रेडिएशन आने के बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर ली। अब ये क्या करेगा? अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट पे जाएगा जहां पे एनर्जी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे परिस्थिति में हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हुए हालत में एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उस ऑर्बिट में जंप कर लेता है जहां पे उसने अब्सॉर्ब की हुई एनर्जी के बराबर की एनर्जी होती है जिस ऑर्बिट में, वहां चला जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर ऐसा होता है तो इसका रिवर्स भी होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, else if electron while revolving around the nucleus loses energy, अगर ये घूमते हुए किसी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खो देता है, लूज कर देता है, तो भी वो ऑर्बिट पे नहीं रह सकता। तब वो कहाँ जाएगा? जो ऑर्बिट की एनर्जी अभी जिस ऑर्बिट में है उससे कम है, यानी जितनी उसने खोई उतने कम एनर्जी वाला अगर कोई दूसरा ऑर्बिट है तो वहां वो जंप कर जाएगा। इसको कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप इट इज क्लियर। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का 3 पॉइंट हमने देख लिया। अब जो मैं आपको बात बोल रही हूँ उसको विजुअलाइज करने के लिए आप इस एनिमेशन को देख के समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से घूम रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है। अचानक से उसको रेडिएशन मिली, एनर्जी मिली, तो वो उस ऑर्बिट में भागा जहां पे उसकी ऑब्टेन्ड एनर्जी के बराबर वाली ऑर्बिट है। लेकिन जब भी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना, एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हजम नहीं कर पाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होता है तो वो क्या करेगा? भाई जो एक्स्ट्रा अर्न कर लिया वो क्या करेगा? वो छोड़ देता है। भाई मैं जहां था वही खुश हूँ, वही वापस चला जाता हूँ।
तब जब वो एक्साइटेड स्थिति में आ जाता है तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को छोड़ देता है और वापस जिस ऑर्बिट में था वहीं आके शांति से घूमता है। तो जब वो कूद रहा है तब उसे कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जब वो वापस आ रहा है तब कहते हैं डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 4 आपके शेल्स दिखाए हैं और ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब आपके और हमारे हिसाब से इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, उसके लिए 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर न्यूक्लियस से है तो वो इन्फिनिटी है। तो न्यूक्लियस से अगर इतनी दूरी पे आ जाता है तब हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है। तो उसका भी एक पॉइंट आता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी देखिए, हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी है। हाइड्रोजन के लिए देखिए N1 यानी न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ऑर्बिट, उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर दूसरा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर तीसरा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर चौथा -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्फिनिटी यानी कि न्यूक्लियस के छत्र छाया से पूरी तरीके से अगर दूर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि पूरे ही न्यूक्लियस के जो पकड़ होती है इलेक्ट्रॉन पे, उस पकड़ के बाहर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस पर एनर्जी क्या आ जाती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि देखिए, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी उतनी ही कम है। अब माइनस में फिगर जितना बड़ा होता है उसका उतना छोटा होता है, राइट? आई थिंक यू नो दैट। जैसे कि अगर मैं बोलूं 13.6 बड़ा है कि -13.6, तो आप बोल दोगे ना ये बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव में यानी माइनस में छोटा है। देखिए N1 की एनर्जी सबसे कम है। फिर जैसे हम न्यूक्लियस से दूर N2 में जाते हैं एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, फिर N3 में गए थोड़ी बढ़ गई और इन्फिनिटी पे आ गए तो 0 हो गया। यानी कि इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि न्यूक्लियस से बहुत दूर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस पे चार्ज क्या आता है, 0, और ये इलेक्ट्रॉन होता है हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, फ्यूचर में ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं फ्री रेडिकल। ये बड़े ही बेचैन प्राणी होते हैं, ये जल्दी से जल्दी रिएक्ट करके अपनी एनर्जी को लूज करना चाहते हैं। हाईली अनस्टेबल होता है अगर आप में एनर्जी ज्यादा होता है। तो जब हम N1 से N4 में जा रहे हैं, यानी कि हमने एनर्जी गेन कर ली, तो N1 माइनस N4 कर लीजिए, उतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने गेन कर ली। अब N4 में आके अनस्टेबल हो गया, वापस चला जाएगा, तो वापस जाने के लिए उसका एनर्जी वापस उतना ही कम होना चाहिए, तो जितना उसने गेन किया था उतना उसने छोड़ दिया। अब इसी का जब आप निकालोगे स्पेक्ट्रम, तभी आपको देखने को मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके सामने अगर मैंने प्रिज्म लगा दिया तो हमको मिलेगा एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एमिट हो रही है, कौन से एमिट हो रही है, यहाँ पे जो रेडिएशन डी एक्साइटेड होने के बाद इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, ये वाली आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगी, ये एमिट हो रही है। सो आई थिंक इट इज क्लियर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट पॉइंट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur between two stationary states that differ by energy is given by delta E. Okay, अब delta E क्या है, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ N1 फिर N2, N1 से N2 पे जंप किए तो इसकी एक एनर्जी है, अभी हमने देखा कितनी एनर्जी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड का होता है -8.5 समथिंग, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो इन दोनों के बीच की जो डेल्टा ई है, ये एनर्जी ऑफ 1 है, ये एनर्जी ऑफ 2 है। तो E2 माइनस E1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा ई। और डेल्टा ई क्या बताता है, एनर्जी डिफरेंस। ये वो एनर्जी है जो इसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे आ गया। तो इसको निकालने का तरीका तो है E2 माइनस E1, और E का फॉर्मूला आपको याद होगा, E इज इक्वल्स टू H न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो E अगर मेरा डेल्टा E हो गया, तो अगर मुझे निकालना है जो एमिटेड वेवलेंथ निकला है अभी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितना ये एनर्जी गैप होगा उसी के करस्पॉन्डिंग मेरा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होगा, और वो अगर लैम्डा विजिबल स्पेक्ट्रम में होगा तो जरूर मुझे एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेगा। तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी को निकाल लेती हूँ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच। एच मेरा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने। इसका वैल्यू याद है 6.626 10 to the power -34। चलिए मैं लिख देती हूँ 6.626 10 to the power -34 जूल सेकेंड।
राइट। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी किसका, एमिटेड लैम्डा, जो एमिट हो रही है लैम्डा, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाय एच। तो ये है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल का चौथा पॉइंट। ठीक है, तो E1 और E2 क्या होती है, एनर्जी ऑफ लोअर एंड हायर एनर्जी स्टेट्स। इनको जनरली हम किस नाम से जानते हैं, बोहर फ्रीक्वेंसी। भाई बोहर ने डिस्कवर किया तो बोहर के नाम पे ही होगा, इसमें कौन सी नई बात है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी इसी तरीके से एक्सप्लेन होता है कि हमें कलर क्यों दिख रहे थे। जब हाइड्रोजन को मैंने एक गैस में, एक कंटेनर में डाल दिया और यहाँ से मैं जब इसको हीट कर रही हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा था और इसमें से रेडिएशंस निकल रहे थे, और इसको जब मैं स्पेक्ट्रम में डाल रही थी, प्रिज्म से पास करा रही थी, तो इससे मुझे स्पेक्ट्रम मिल रहा था। तो इसका जवाब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड होता है। मगर वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, तो वापस से एनर्जी लूज करेगा, तो E1 पे आके गिरेगा, तो वो एनर्जी को छोड़ेगा। तो उस एनर्जी को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे और वो अगर मेरा वेवलेंथ उसका विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो हमें कलर्स दिख जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको लास्ट लेक्चर का जो मैंने आपको समझाया था उसमें क्या हो रहा है ये मैंने बताया था, क्यों हो रहा है अब शायद से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको बोहर एटॉमिक मॉडल यहाँ तक समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, द सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व उस एंगुलर। चलिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, पहले तो मैं आपको एंगुलर मोमेंटम बता दूं, फिर मैं आपको ये वाला पोस्चर बताती हूँ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। भाई मास इनटू वेलोसिटी तो लीनियर मोमेंटम होता है, ये तो पढ़ा ही होगा। उसके साथ रेडियस मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। दिस मोमेंटम इज यूज्ड फॉर द बॉडी व्हिच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस। ये रहा मेरा सर्कल, ये मेरा सेंटर। अब इसके रेस्पेक्ट में जब एक बॉडी चक्कर लगाती है और ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, देखिए हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, तो मास इनटू वेलोसिटी तो है ही, और ये देखिए बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। चलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप फिजिक्स में पढ़िएगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है और उसका एक डिस्टेंस सेंटर से फिक्स होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में ये बातें बोली जा रही है, भाई बोहर एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन का क्या है, बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में घूम रही है। और उन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस से हर ऑर्बिट की दूरी क्या है, फिक्स्ड है, बताया था ना। और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, हर ऑर्बिट की दूरी भी फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, MVR। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, MVR भी फिक्स है। भाई क्या क्या इन्होंने फिक्स कर दिया, इन्होंने एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स कर दी, हर ऑर्बिट की डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स कर दी, हर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का MVR फिक्स कर दिया। इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन को बंधुआ मजदूर बना दिया कि तुम मेरे फिक्स्ड में ही फंसे रहो, हिलना डुलना नहीं है। तो ये जो फिक्स्ड है ना, जब हम किसी चीज को फिक्स कर करके यूज करते हैं तो उसको कहते हैं क्वांटाइज्ड। एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि कोई भी इवन नंबर, एवरी इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इट इज फिक्स्ड। जो नंबर 2 का मल्टीपल है वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर। उसी तरीके से जिस ऑर्बिट में MVR फिक्स्ड है, अब MVR फिक्स्ड है तो किसके रेस्पेक्ट में फिक्स है, कितना वैल्यू उसका फिक्स्ड है, तो वो है h/2π। MVR क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ n इंटू h/2π। अब ये तो फिक्स्ड है, प्लैंक्स कांस्टेंट π2 ये तो फिक्स है, तो चेंज क्या हो रहा है, शेल नंबर। तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस शेल की एनर्जी फिक्स है, उस शेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स्ड है, उस सेल में इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है जिस एंगुलर मोमेंटम से, वो क्या होगा, h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल, दैट इज शेल नंबर इनटू h/2π। यानी कि MVR भी फिक्स कर दिया उन्होंने।
इस तरीके से आप क्या क्या निकाल सकते हो बोहर एटॉमिक मॉडल में, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, न्यूक्लियस से जिस दूरी पे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी, और साथ ही साथ क्या निकाल सकते हो उस ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सब तो फिक्स ही है, कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से n इंटू एच बाई 2 पाई। n क्या है मेरा शेल नंबर, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 जिस भी शेल में है, शेल मतलब क्या है KLMN, 9 तक पढ़े हो 10 तक पढ़े हो, याद है ना, K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 8 8 18, रिमेम्बर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी ये KLMN में 2 8 8 18 क्यों होता है, ठीक है। तो अभी तो बोहर एटॉमिक मॉडल पे फोकस करो। तो लिमिटेशन देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन, भाई बहुत अच्छी इनकी मॉडल थी, लेकिन फिर भी जो कमी थी, इन्होंने सारा फोकस भाई हाइड्रोजन पे ही कर दिया, हाइड्रोजन के अलावा किसी की तरफ इन्होंने देखा तक नहीं। तो हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन, ऐसे कई है, पूरा पीरियोडिक टेबल है हाइड्रोजन को छोड़ के, उनके भी स्पेक्ट्रम आते हैं, उनका क्या क्यों हो रहा है ये नहीं बता पाए। इट फेल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे देखिए जो पहला वाला पॉइंट है कैल्शियम का, देखिए इस तरीके का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम आता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों आया। नेक्स्ट इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम नहीं बताया, जैसे दो फ्लोरीन के एटम हैं, ये भी फ्लोरीन है ये भी फ्लोरीन है, ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं F2 बनाते हैं ना, आपस में जुड़ के F2 बना सकते हैं। तो हमको क्या पता है कैसे बनाते हैं, शेयरिंग करके बनाते हैं भी। आफ्टर जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसके भी 7 है, एक इसका थोड़ा ले लिया, इसने इसका ले लिया, मिला के इन्होंने क्या बना लिया, अपना बॉन्ड बना लिया। बट ये बात वो नहीं बता पाए, उनको ये पता नहीं था, हमें आज पता है बट ये उनको तब नहीं पता था। तो ये बात भी वो बता नहीं पाए कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है दो स्पीसीज के बीच में। इस तरीके से दो लिमिटेशन आ गए। अब आते हैं और एक, इट फेल्स टू अकाउंट द इनर डिटेल्स, यानी कि स्पेक्ट्रम के भी स्पेक्ट्रम कई केसेस में आ रहे थे, ठीक है, जैसे कि हमें स्पेक्ट्रम, उन्होंने कहा था स्पेक्ट्रम क्यों आ रहे थे, एनर्जी लेवल्स की वजह, स्टेशनरी स्टेट्स की वजह से। उनकी एनर्जी होती है जब रेडिएशन उस पे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है फिर वापस आता है, उस चक्कर में जो रेडिएशन निकलती है वो एमिशन होता है। तो यानी कि पूरी कहानी किसकी वजह से हो रही थी, एनर्जी स्टेट्स की वजह से। अब जब उस स्पेक्ट्रम के भी स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, यानी कि उस एनर्जी स्टेट में भी कुछ और अंदर है जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम और फट रहे थे और स्प्लिट हो रहे थे, बट ये बात भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी, ये नहीं बता पाए ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। अब ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा स्पेक्ट्रम मिल रहा था, हमने क्या डाल दिया इसमें, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दिया। अब ये स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे पहले 4 थे ना, ये ऐसे ऐसे और स्पेक्ट्रम आ जाएंगे। भाई ऐसा क्यों आया, ये भी जवाब नहीं था। अगर हमने इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो भी क्या ऐसे फट गए स्पेक्ट्रम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से स्पेक्ट्रम फट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाने से स्पेक्ट्रम फट रहा है तो उसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ये स्कूल एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं वेव नंबर ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। अब आते हैं काफी सारे न्यूमेरिकल, लेकिन वो मैं इस लेक्चर में नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट में कराऊंगी। यहाँ आपको मैं वेव नंबर बता रही हूँ थोड़ा सा आइडिया के लिए, नेक्स्ट में मैं आपको सारा न्यूमेरिकल बताऊंगी। तो अभी समझिए वेव नंबर क्या है। अब ये देखिए हाइड्रोजन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, ये आप देख रहे हो हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। तो लाइट को जब हाइड्रोजन से पास करवाया, रेडिएशन को जब हाइड्रोजन से पास करवाया, तो हाइड्रोजन ने क्या क्या खा लिया इसमें से। मान लीजिए आप बुफे में जा रहे हो, आपको ढेर सारा खाना मिल रहा है, उसमें से आपने कितना खाया, लाइक दैट्स, ये पूरी एनर्जी है जो हाइड्रोजन को दिया गया, उसमें से हाइड्रोजन ने कितने को खाया, 1 2 3 4। अब वो एक्साइटेड होके क्या हो गया, अपर एनर्जी लेवल पे चला गया, वहां जाके क्या हो जाएगा भाई, बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा, फिर वो गिरने की कोशिश करेगा वापस जहां था, ठीक है।
घर, अपने ही घर का भूला घर वापस आना चाहता है, तो एनर्जी को छोड़ के आना पड़ेगा। तो जो जो उसने खाई थी वही वही वो छोड़ छोड़ के आने लगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे क्या कलर्स हैं, ये सारे कलर्स हैं तो इनके लैम्डा है, और अगर लैम्डा हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर, बिकॉज वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ लैम्डा। तो वेव नंबर हम अगर निकाल सकते हैं तो ये आगे कैलकुलेशन में हमें बहुत आसानी हो सकती है कि हमें बार बार ये चेक नहीं करना पड़ेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि कौन सा लैम्डा ये खा रहा है और कौन सा ये एमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेव नंबर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं लैम्डा की मदद से वेव नंबर। लैम्डा कैसे निकालेंगे, ई से, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू की जगह क्या लगा सकते हैं, सी बाई लैम्डा, लैम्डा निकल गया तो वेव नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। डाउट है अभी भी, कोई बात नहीं, मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये है मेरा न्यूक्लियस के पास, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसका जरा मैं कलर चेंज कर लूं, ये है मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास पहला शेल, दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, जैसे इधर देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए न्यूक्लियस में आसपास जो n1 पे है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बड़ी शांति से, सुख शांति से घूम रहा है। अब क्या हुआ, एनर्जी आई। ठीक है, एनर्जी आई, एनर्जी को देखते ही इलेक्ट्रॉन ललचा गया। इलेक्ट्रॉन ललचा के मान लीजिए n1 से कहाँ चला गया, n3 पे। अब n3 से वापस वो कहाँ गिरेगा, जहां से गया था वही ना गिरेगा, घर का भूला तो घर ही वापस आता है। तो अगर n1 से एक्साइटेड होके कहीं ऊपर वाले शेल में गया और वापस n1 में आया, और फिर उन लैम्डा को हमने कैलकुलेट किया, और लैम्डा से अगर हमने वेव नंबर को कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या कहेंगे उसको, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन n1 से एक्साइट होके कहीं भी जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी अगर उसने खा लिया तो ऊपर वाले n4 में n5 में चला जाएगा, लेकिन डी एक्साइटेड होके एनर्जी रिलीज करेगा तो वापस किस में आएगा, n1 पे आएगा। तो n3 में गया तो n1 पे, मतलब जहां से शुरू किया कहीं पर भी जाए वापस अगर वही लौट के आता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो सीरीज को कहते हैं हम लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n2 में चक्कर लगा रहा, जैसे कि मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था, उसमें मेरा जो एनिमेशन था इलेक्ट्रॉन n2 में चक्कर लगा रहा था। अगर n2 में से वो अगर एक्साइट होके ऊपर वाले किसी में गया और वापस n2 में, n2 से एक्साइट हुआ तो वापस n2 में ही आएगा, क्योंकि ये उसका अपना घर है, ये उसका अपना ऑर्बिट है, बेस ऑर्बिट है। तो हम उस सीरीज को, जो कलर स्पेक्ट्रम आएगा, जो सीरीज आएगी, उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, लाइमन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और अगर थर्ड शेल से हुआ तो पैस्टन सीरीज, फोर्थ से हुआ ब्रैकेट। तो इसको फिर से समझाती हूँ, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n1 पे है, यहाँ से एक्साइटेड होके किसी भी शेल में जाए ऊपर के, क्योंकि एक्साइटेड होके ऊपर में जाएगा, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे है, तो वहां से गिर के वापस यही आना है। तब जो हमें सीरीज मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसको स्टडी किया था लाइमन ने, तो उसको कहा गया था लाइमन सीरीज। और ये पूरी अल्ट्रावायलेट जो लैम्डा निकलेगी ना, ये अल्ट्रावायलेट, हमें नेकेड आई से नहीं दिखने वाली। दूसरी है, अगर n2 से एक्साइटेड होके कहीं भी गया वापस n2 में आ गया तो वो कहलाएगा बाल्मर सीरीज, और ये विजिबल लाइट में हमें दिखती है। ये सबसे पहले बाल्मर सीरीज ही इन्वेंट हुआ था, उसके बाद लाइमन सीरीज पे काम हुआ था। इसी तरीके से n3 पे हुआ तो पैस्टन, n4 से हुआ तो ब्रैकेट, और n5 से हुआ तो पीफन। तो ये अलग अलग ईयर्स देखिए, सबसे पहले बाल्मर सीरीज हुआ था, सबसे पहले 1885 में, राइट। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए एक थम्स अप। और कुछ है नहीं, आज यहीं तक। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो एक बार देख लीजिए, फिर से कंटेंट समझ में आ रहा है आपको तो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और आई बटन पे जाके चैप्टर का प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच watching reaction tube by Shangumitra Chakravarti. See you at next lecture from the series of atomic structure.